अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दें। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी बलूचिस्तान के इशू पे और जो वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, और सिलसिले में एक इजलास हुआ कल जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए हैं, जिसमें 27 पुलिस एहलकारों समेत 11 फ़ौजी जवान और 4 सिविलियन शहीद हुए हैं। इसके जवाब में फ़ौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान लॉन्च किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर 75 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। ये दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दों की तरफ से हमले जारी हैं। इसके बावजूद कि वहाँ पे ऑपरेशन जारी है और लोग पाकिस्तान के बहुत परेशान हैं कि क्या हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, क्यों ये काबू में नहीं आ रहे। हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद रिंद साहब, तर्जमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, और हमें ज्वाइन करेंगे हमाद हसन साहब जो सीनियर तजियाकार हैं। और ये जो नया फैक्टर आया है, इसमें एक तरफ BLA है बलूचिस्तान में, दूसरी तरफ TTP, और दोनों की जड़ें अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। इस पे पूछेंगे हमाद हसन साहब से कि ये नया फिनोमिना किस तरह बलूचिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। हमारा आज का हॉट इशू होगा ईरान अमेरिका जंग, मुस्तकबिल में क्या होगा। हमने देखा कि इस्लामाबाद MOU के बाद कुछ दिन सीज़ फायर रहा, लेकिन पिछले 3-4 दिन से दोबारा ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद MOU शायद ख़तरे में है या नहीं है, और अगर नहीं है, इन एनी केस मुस्तकबिल में क्या ये दोनों ममालिक जंग जारी रखेंगे या सीज़ फायर जारी रखेंगे, और इन दोनों के असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे। रज़ा अहमद रूमी हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा रहाइश के लिए बदतरीन शहर और बेहतरीन शहर दुनिया के कौन कौन से हैं। इसकी एक लिस्ट जारी की है दुनिया के एक नामी गिरामी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने। उसमें पाकिस्तान के शहर कराची का भी जिक्र है। वो क्या टॉप 10 में है या बॉटम 10 में है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का हमाद हसन साहब, हमें ज्वाइन करने का। शायद साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। ये बताइएगा कि जो ऑपरेशन शाबान शुरू किया आपने, इसमें लोगों के ज़हनों पे ये सवालात हैं कि ऐसे ऑपरेशन माजी में भी होते रहे हैं। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए सुकून आता है, अमन आता है, फिर दोबारा ये कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कोई मुस्तकिल हल है हुकूमत के पास इसका? अफसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मौका देने का, और एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल आपने पूछा है मुस्तकिल हल का। अफसर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू अपॉलजी, मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि जिस सूबे में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी हो, वहाँ के चंद मखसूस सियासी रहनुमाओं ने मुल्क की कौमी और सियासी और अस्करी लीडरशिप को इतना कंफ्यूज कर रखा हो कि नेशनल एक्शन प्लान जब बनता है, जो कि एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, 73 का आइन एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, 18वीं आईनी तरमीम एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, उसके बाद अगर कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन से हट के अगर कोई मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है, तो मेरे ख्याल में वो नेशनल एक्शन प्लान है। नेशनल एक्शन प्लान में ये लिखा जाता है कि जो मजहब के नाम पे दहशतगर्दी करेगा वो तो दहशतगर्द है, लेकिन जो कौमियत के नाम पे दहशतगर्दी करेगा उसे आप नाराज बलोच कहें। तो ये जब इस किस्म की सूरत हाल का हमें आज से चंद साल पहले तक सामना हो, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर है ये चंद महीनों में खत्म होगा, तो मेरा ख्याल है ये दीवाने के ख्वाब जैसा सा मुझे लगता है। हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी है, इसको अभी आप जब अपना इब्तदाइया बता रहे थे तो मैं उसको सुन रहा था। देखें, बलूचिस्तान की इस हालिया दहशतगर्दी को आप सिर्फ जो है बलूचिस्तान की हद तक या हुकूक की जंग की हद तक का नैरेटिव बहुत से सियासी रहनुमाओं से आपने सुना होगा, लेकिन हम इसे किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब साहब, जब हमने अपने ईरान के साथ मामलात को बेहतर किया है, तो हिंदुस्तान को इस बात का पता है कि जो ईरान को माजी में ईरान की सरजमीन को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, अब वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उसने अपना जो मार्का हक की जो उसकी जिल्लत है, उस जिल्लत का बदला लेने के लिए, और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अगर CPEC चलता है, ईरान CPEC का हिस्सा बनता है, पाक बलूचिस्तान का जो माइंस एंड मिनरल्स का कॉरिडोर है, रक्षान डिवीजन, वो ईरान के साथ बॉर्डर करता है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का जिसे कहते हैं बेल आउट पैकेज है, वो बलूचिस्तान बन जाएगा। तो हिंदुस्तान ने अपनी प्रॉक्सीज को यहाँ एक्टिव किया है। हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के जो आका हैं वो कंधार और काबुल में मौजूद हैं, और न्यू दिल्ली से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। तो आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल को एक बड़ी पिक्चर पे देखना होगा। दूसरी बात आपने कहा कि TTP और BLA, हमारे पास ये एविडेंसेस काफी अरसे से मौजूद है कि इनका एक तरह का नेक्सस मौजूद है, एक दूसरे को ऑपरेशनल सपोर्ट मौजूद है,
दहशतगर्द चाहे मजहब के नाम पे कर रहा हो या कौमियत के नाम पे, वो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, चाहे वो काबुल और कंधार में बैठे हों या क्वेटा की सराउंडिंग में किसी गांव में बैठे। मैं शायद साहब आपसे एक सवाल सिर्फ और करना चाहता हूँ। आप लग रहा है कि जैसे आप शिकायत कर रहे हो, आप हुकूमत हैं, आप शिकायत कर रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, मुखालिफ सियासतदान, हिंदुस्तान ज़िम्मेदार है, नेशनल एक्शन प्लान में नाराज़ बलोच कहा गया, दहशत गर्दी कहा गया। क्या यही सिर्फ वजूहात हैं और इस सारी दहशत गर्दी के लिए, और हमारी तरफ मतलब गवर्नेंस की तरफ या पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कोई फ्लॉ नहीं? अगर ये सारी चीज़ें हैं और हमें पता है तो हम क्यों नहीं काउंटर कर पा रहे? सर साहब, अगेन यू आर हिटिंग द बुल। आपने मुझे कहा मैं शिकायत कर रहा हूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा। जब 20 साल आप कंफ्यूजन के साथ एक चीज को डील करेंगे तो उस कंफ्यूजन के नताइज निकलते हैं। और रह गई बात, आपने गवर्नेंस की बात की। अब साथ साथ जब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने पहले दिन अपनी पॉलिटिकल टीम को बुला के मुलाकात की, जो उनकी प्रोविंशियल कैबिनेट थी। दूसरे दिन उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम को, जिनमें डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, एसपीज और डीआईजीज थे, दो चीजों पे उन्होंने बहुत वाज़ेह क्लैरिटी दी। उन्होंने कहा कि माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ जो ये जंग थी, सियासी हुकूमत कहती थी कि ये दहशतगर्दों और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला है। मैं बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस इस जंग को लीड करूंगा। लॉफेयर में पॉलिटिकल गवर्नमेंट लीड करेगी, वॉरफेयर में हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो पुलिस से शुरू होंगी, फ्रंटियर कोर तक वो लीड करेंगी। अब साथ साथ जिस सूबे में दो तरह के पुलिस के निजाम और लेवीज और पुलिस अलहदा अलहदा, वहां पर गवर्नेंस क्या होगी, काउंटर टेररिज्म का रिस्पांस मैकेनिज्म क्या होगा, इतने कंफ्यूजन हमारे सामने आए जिसके नतीजे में हमने लेवीज को पुलिस में मर्ज किया। 10 अरब रुपए हम इस वक्त पहली मर्तबा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की जो तरबियत है और उसकी जो गैजेट की परचेजिंग है उस पर खर्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा नई रिक्रूटमेंट्स करने जा रहे हैं, और जो नई रिक्रूटमेंट्स है उनमें पुलिस के जवान को या काउंटर टेररिज्म का जवान है उसे इतना स्ट्रेंथनाइज करने जा रहे हैं कि उसे किसी चीज की परेशानी ना हो जब वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा हो। दूसरी बात आपने गवर्नेंस की गवर्नेंस के हवाले से जो सबसे पहली चीज आती है वो मेरिटोक्रेसी है। इस वक्त चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के डिस्ट्रिक्ट में जो एसपी अपॉइंट हुआ है, पहली मर्तबा वो आईजी पुलिस ने अपनी मर्जी से अपॉइंट किया, सरफराज भुट्टी की मर्जी से अपॉइंट नहीं हुआ। तो ये वो जो क्राइसिस हैं जो माजी में रहे हैं, जिनको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हमारे साहब, आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक तरफ बीएलए हमला कर रही है बलूचिस्तान पे, मजीद ब्रिगेड कर रही है, टीटीपी कर रही है, दाइश कर रही है। ये 4 किस्म के दहशतगर्द ग्रुप बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इसको ये फिनोमिना नया है आपके लिए, या आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले ही कि अल्टीमेटली ये इसी तरह जाएगा? सर भाई, मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि मैं पहले इस पर बात कर भी चुका हूँ कि ये जो मामलात हो रही है तो ये एक्सपेक्टेड थे। और क्यों थे? देखिए, पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक किया तो वो मशरिकी अफगानिस्तान यानी जो हमारा जुनूबी मगरबी साइड है, खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका रियासतें जिसमें पक्तिका है, नंगरहार है, ये सारे इलाके, खोस आगे कुनड़ तक, यहाँ पर स्ट्राइक किया। तो यहाँ पर उनके बड़े बड़े कैंप्स थे, उनकी एक्टिविटीज यहाँ पर थी। जब पाकिस्तान ने तसलसल के साथ स्ट्राइक किया आगे जलालाबाद और काबुल तक, तो वो यहाँ से सारे के सारे भाग गए और वो उस जुनूबी अफगानिस्तान में चले गए जिसका बॉर्डर बलूचिस्तान से मिलता है, जिसमें कंदहार है, जिसमें गजनी है, जिसमें औरज़गान, ये तमाम सूबे जो है, और वहां पर उनके एक्टिविटीज बढ़ रहे थे। ये सिर्फ तालिबान के या टेररिस्ट के एक्टिविटीज नहीं थे, बल्कि इसके साथ बीएलए वाले भी थे। और बीएलए का वो जो उनका जो प्रॉक्सीज थे वो पहले ईरान के रास्ते, लेकिन ईरान में तब्दील होती सूरत हाल के बाद उन्होंने अपनी एक्टिविटीज जुनूबी अफगानिस्तान में मुंतकिल कर दिए थे। अब ये खबर पर मैं कई मरतबा बात कर चुका था कि बीएलए और टेररिस्ट यानी तालिबान रिजीम के साथ जो मुल्क का जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें, दाइश है, टीटीपी है, हाफिज गुलबहादुर है, एहरार है, ये सारे के सारे ये भी जुनूबी अफगानिस्तान में चले गए हैं और बीएलए वाले भी वहां पर आए हुए हैं। और मुतवक्की तौर पर हम बात कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में खुदा नख्वास्ता ये बलूचिस्तान के अंदर हमले करेंगे। अब ये हमले हो रही है। अगर यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रहा था तो वहां पर भी होना चाहिए था जहां पर इनके एक्टिविटीज मुंतकिल हो गए थे।
दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ तब्दीलियां टेररिस्ट के अंदर देखने में आई, यानी एहरार वाले, जुमातुल एहरार वाले टीटीपी से अलग होकर दाइश के साथ जा मिले। अब दाइश के असरात और उनके एक्टिविटीज ज्यादातर बलूचिस्तान में है। इससे इससे एक वाज़ेह तस्वीर सामने आ रही है कि ये तमाम मामलात जो इस वक्त जो टेररिस्ट कार्रवाइयां देखने में आ रही है बलूचिस्तान में, उसके पीछे क्या अवामिल है और कहां पर उसकी मंसूबाबंदी हुई। मैं ये कह रहा हूं कि जुनूबी अफगानिस्तान के जो मुल्हिका सूबे हैं बलूचिस्तान से, वहां पर बीएलए और दूसरी टेररिस्ट तंजीमों के इल्हाक से ये सब कुछ बना है और जाकर बलूचिस्तान में हमले शुरू कर दिए हैं। यानी उन्होंने शिफ्ट कर दिया है मशरकी अफगानिस्तान से जुनूबी अफगानिस्तान की जानिब। ठीक है, मैं आता हूँ हमाद साहब आपके। रशाई साहब ये बताएंगे, जो अभी हमाद साहब ने जिक्र किया कि वहाँ अफ़गानिस्तान के जनूब में वो लोग कैंप्स उनके बस के हैं जो बलूचिस्तान के साथ लगता है इन दहशत गर्दों का। तो कल जो इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, उसमें हम पढ़ रहे हैं अहम फैसले किए गए हैं और वज़ीर आला सरफराज बुखरी साहब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसी भी सतह पर कोई कोताही या गलती है तो उसे तस्लीम करते हुए उसका अजाला किया जाएगा। एक तो बताएं हुकूमत की तरफ से कौन सी कोताही या गलती है जिसका अजाला किया जाना ज़रूरी है और कैसे किया जाएगा, और दूसरा ये कि जनूबी जनूबी अफ़गानिस्तान में जिन कैंप्स का जिक्र कर रहे हैं हमाद हसन, उस तरफ भी कोई हमला करने का, उनका इलाज करने का फैसला कल के इजलास में हुआ है? अफसार साहब, कल के इजलास में दहशतगर्दों का शाफी इलाज करने का फैसला हुआ है और इंशाल्लाह किया जाएगा। और उसकी जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं ड्यू टू सम रीजंस उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि किस तरीके से किया जाएगा। जिस रेफरेंस आप जिस चीज की कोताही का दे रहे हैं बयान का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज सुबह जो एक धरना हन्ना उड़क के जो शहरियों की जानिब से क्वेटा में जारी था, उस धरने से चीफ मिनिस्टर ने खिताब करते हुए जरूर ये एक जुमला कहा है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। कल की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, जिसमें सिविल लीडरशिप में फेडरल गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे थे, और आर्म फोर्सेस की साइड को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लीड कर रहे थे, और उनकी पूरी जो टीम है वो वहाँ मौजूद थी। उसमें तमाम चीजों का जायजा लिया गया। हन्ना उड़क वाला जो वाकया है, दो वाकयात ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत, जैसे कहते हैं वो झंझोड़ा है अफसार साहब। हन्ना उड़क वाले वाकये में जरूर एक कोताही हमसे ये हुई, उसे भी मैं कोताही के सेंस में नहीं गिनता। प्रॉब्लम उसमें सिर्फ ये आया कि जो इलाकाई मशरान होते हैं, हसन साहब को अंदाजा होगा, आपको भी अंदाजा है कि बलूचिस्तान में छोटे छोटे गाँव हैं, तो इलाकाई मशरान की जानिब से इस बात पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा था कि चेक पोस्ट किस पॉइंट पर होगी। में एक आध दिन लग रहा था जिसपे पुलिस ने उन्हें ये रिक्वेस्ट की, या जो हमारी रेलेवेंट अथॉरिटीज है, कि आप लोग आपस में अपनी एक मीटिंग कर लें, कोई एक मुत्तफिका पॉइंट हमें आप बता दें कि जहां पे आप लोग ये फील कर रहे हैं कि आप इसके बाद सिक्योर होंगे, तो हम उसी जगह पे वो चेक पॉइंट स्टैब्लिश करेंगे। उसमें थोड़ा सा ताखीर हुई, उसका मेरा ख्याल सीएम साहब ने जिक्र किया है। बाकी ओवरऑल अफसार साहब, जिस सूबे में पुलिस आज तक दहशतगर्दों से ना लड़ी हो, और आज की डेट में जब मुझे बड़े अफसोस, एक एक इंसानी जान हमारे लिए कीमती है, पुलिस के जवान की और एक आम शहरी की बराबर कीमती है, लेकिन आज इस बात को देखें, बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है दहशतगर्दों को, वो शहादतें दे रही है। उसकी वजह यह है कि माजी में उसके रिस्पॉन्ड ना करने का रीजन ये था कि उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं थी। पॉलिटिकल ओनरशिप आज मौजूद है, पुलिस लड़ रही है, अपनी जानें कुर्बान कर रही है, और अगर पुलिस अपनी जानें कुर्बान कर रही है तो ज़ियारत में जिस दिन 9 लाशें आई, उस दिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को यह बताया गया कि वेदर ठीक नहीं है, हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है, आप नहीं जा सकते। बाय रोड वो अपने लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि उनका पॉइंट एक ही था कि अगर आज मैं इनके पास नहीं पहुंचा तो कल मैं इन्हें किस मुंह से कहूंगा कि आपने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ा। शायद साहब धरने के बारे में बता दें, क्या लेटेस्ट है वहां पे? खत्म हो रहा है, हो गया है, नहीं हुआ? साहब दो डिफरेंट धरने थे, एक हन्ना उड़क का था और एक ज़ियारत के जो पुलिस एहलकार है उनका था। और ज़ियारत वाला जो पुलिस एहलकारों वाला धरना है, हम अभी भी उसके साथ पॉलिटिकली एंगेज कर रहे हैं, और बड़े माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ सियासी जमातें उन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि पहले तो वो नरम गोशा रखती हैं उन दहशतगर्द तंजीमों के लिए, या पता नहीं उनके पास खौफ का एलिमेंट है, या पता नहीं नरम गोशा है, मैं नहीं कहना चाहता। पहले तो वो उनके लिए नरम गोशा रखती हैं, फिर जब वो हमारे पुलिस के एहलकारों को और मासूम शहरियों को कत्ल करते हैं, तो फिर यही सियासी जमातें उसी को पॉलिटिसाइज करके
रियासत को और रियासत के इदारों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। आज भी एक साहब ने इस्लामाबाद में, ठीक है गुज़िश्ता 2-4 रोज से एक साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनकी पार्लिमानी जो हैसियत है वो उस एक पे रुकन की जमात की है। सिर्फ मुझे आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने ये दीजिएगा ठीक है, भाई। ठीक है उनकी हैसियत तो जी एक जी रुकन की है पार्लियामेंट पे, लेकिन खैरात में उन्हें जो ओहदा मिला हुआ है उस पर वो इस्लामाबाद में बैठकर सियासत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस वक्त वो इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठ के सियासत कर रहे थे, सरफराज बुगटी उस वक्त ज़ियारत में अपने शुहदा के लवाहिकीन के साथ बैठे हुए थे। ठीक है। हमाद हसन साहब, आपने सुना शायद रिंद साहब जो फरमा रहे हैं, तो लाश तो एक भी पड़ी हो अगर, तो वो भी अफसोसनाक है कि हम इतने जनाजे उठा रहे हैं। मैं देख रहा था डेटा, जून और जुलाई में 186 जवान बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मामलों में शहीद हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है। और आपके ख्याल में हुकूमत की जो समत है वो दुरुस्त है, या हुकूमत को मज़ीद कुछ इक़दाम ऐसे करने चाहिए कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो दूसरे मीडिया के अंदर जो लोग हैं, उनको भी साथ लें ताकि ये एक जो मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है इसको हल कर सकें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने अफसार साहब। देखिए शाहिद भाई जो बात कर रहे हैं, तो हम कब तक ये बात करते रहेंगे कि वज़ीर आला साहब उधर बैठे हुए, ठीक है वो अभी नुमाइंदे हैं, बैठे रहेंगे, और कब तक हम ये गिनते रहेंगे कि आज इतनी लाशें गिरी, आज हमारे फौजी जवानों की इतनी लाशें आई, पुलिस वालों की इतनी आई, सिविलियन की इतनी आई। हम मसले का हल क्यों तलाश नहीं करते? यानी मसले का हल, मैं एक तरफ आऊंगा, तारीखी हवाले से बात करूंगा। देखिए यही बलूचिस्तान था, यहाँ पर नाराजगियां भी थी, यहाँ पर फेडरेशन की मुखालिफत भी थी, कौम परस्त तहरीकें भी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शायद हमाद हसन साहब का वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारा आज के हॉट इशू का। ईरान अमेरिका जंग मुस्तकबिल में क्या होगा? हम देख रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का जनाजा हो चुका, उनकी तदफीन हो चुकी, और अब ईरान में एक मुसलसल पिछले कुछ दिनों से एक जोश की सी कैफियत थी। उनके जनाजा मुख्तलिफ शहरों में गया, और इस दौरान लेकिन हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, और इस्लामाबाद MOU की सलामती ख़तरे में है। लग ये रहा है कि दोनों मुल्क शायद इस सिचुएशन को मज़ीद एस्केलेट करें, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान और कतर दोनों ये कोशिशें कर रहे हैं कि ये टेंशन कम हो और दोनों ममालिक की जो कुछ उन्होंने इस्लामाबाद MOU में एग्री किया है उस पर अमल करें। हमें ज्वाइन किया है रज़ा अहमद रूमी साहब ने, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, उनसे पूछेंगे कैसे देख रहे हैं वो। रज़ा साहब, इस चीज़ को, क्या ये इस्लामाबाद MOU में जो चीज़ें तय की गई हैं वो अब दोबारा दोनों ममालिक उस पर आ जाएंगे, या इसी तरह एक दूसरे पर मिसाइल और बम गिराते रहेंगे? जी देखिए अफसार साहब, ये हल्की फुल्की जो टेंशन है ये तो जारी रहेगी जब तक बड़े मामलात के ऊपर अगले 60 दिनों में या 50 दिनों में समझौता नहीं होता। और वो मोटे मोटे इश्यूज सभी को पता है, न्यूक्लियर इशू है, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसके मुंजमद असासे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो अभी रिसेंट वाकया हुआ, यहाँ पर बुनियादी तौर पे जो ईरान में पब्लिक मूड भी इस वक्त बड़ा जारहाना है। आपने देखा ही है मनाजिर वहाँ पर जो हमें दिखाई देते हैं, जज्बात भी बड़े शदीद हैं। और उसके साथ साथ ईरान ये बावर करवा रहा है अमेरिका को और गल्फ की रियासतों को कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर कंट्रोल ईरान का है। उन्होंने कोशिश की, कतर के जहाज़ों ने और सऊदी शिप्स ने भी, कि वो उसको बाईपास करके और ओमान की जानिब से अपनी जो है मटीरियल उसको गुजार सकें, लेकिन ईरान ने वो नहीं होने दिया। और ये बड़ा एक वाजे मैसेज है अमेरिका को भी और गल्फ की जो दीगर रियासतें भी हैं कि आबना रज़ा साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा आम सवाल है कि आबना हुर्मुज़ में जो वो तंग रास्ता है जहाँ एक तरफ ईरान की बाउंड्री है, दूसरी तरफ ओमान की है, तो ओमान भी एक सॉवरेन कंट्री है। अगर वो किसी जहाज़ को अपनी सॉवरेनिटी, अपनी हदूद के अंदर से गुजरने दे रहा है, तो क्या ये उसका हक नहीं है? जिस तरह ईरान कह रहा है कि मेरा हक है अपनी तरफ वाली साइड पे, तो ओमान वाली साइड पे तो ओमान का हक है। अगर वो वहाँ से जहाज़ गुजरने देता है तो इस पे फिर ईरान को क्या मसला है?
देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ओमान का भी एक बनता है, इस्तेहकाक बनता है। मगर मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम बात ये थी कि शायद एमओयू के बाद ये अज्यूम किया अमेरिका ने और गल्फ की रियासतों ने कि जी अब हम अपना सारी यहाँ से ट्रैफिक जो है जंग से पहले की सूरत हाल में गुजार चुके हैं। लेकिन चूंकि ईरान की ये अब एक लेवरेज है, अब साथ साथ देखिए ना, उनके पास एक ही तुर्क का पत्ता है और वो आबनाए हुर्मुज है। तो मैं अर्ज ये आपसे करना चाहता हूं कि इस नहीं वक्त ठीक जो है, है। तुर्क का पत्ता उनके पास है, लेकिन उनके तुर्क के पत्ते को शहमात अगर वो इस तरह दे रहे हैं कि ओमान के वाटर्स में से गुजर रहे हैं, तो इस पे तो देखें, अब ईरान ने लेवरेज इस्तेमाल किया, दूसरे ममालिक भी तो लेवरेज इस्तेमाल करेंगे और उनके पास ये है कि वो ओमान का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ईरान कहे कि नहीं, ओमान का पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ भी, ये तो फिर ईरान वही बात करेगा जो असूल जिस असूल पे उसने स्टैंड लिया हुआ है, ये उस असूल की खिलाफ वर्जी है कि अपनी सॉवरेनिटी तो वो चाह रहे रिस्पेक्ट की जाए, ओमान की सॉवरेनिटी को वो नहीं चाहता रिस्पेक्ट की जाए। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल है। आप इस यकीनन यही वाला मामला है। मगर इसमें एक एंगल और भी है कि ईरान की अपनी भी ग्रीवेंसेस है। वो ये समझता है कि उसके खिलाफ जो मुस्तकिल जो कार्रवाइयां हुई हैं अमेरिका की तरफ से भी, वो अमेरिका के ऊपर भी इल्जामात धरे हैं उसने एमओयू को वायलेट करने के। लेकिन ये बात इस वक्त तो बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ईरान शायद किसी एक लाइन काफी हद तक क्रॉस कर दी है और वो जो अमन का एक उम्मीद पैदा हुई थी, अब वो मजीद पीछे धकेल दी गई है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी हार्ड लाइन ले रहा है ईरान। लेकिन अब मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि देखिए, ये सारे का सारा जो मामला है ये आबनाए हुर्मुज के ऊपर, क्योंकि ईरान का जो पत्ता एक है वो यही है, उसको पता है अमेरिका ने भी इसी से चलना है, गल्फ ने भी इसी से चलना है, और ईरान के जो टर्म्स हैं जिसके ऊपर आगे जाकर मुज़ाकरात होने हैं और मुख्तलिफ अमूर के ऊपर कोई कोई समझौते होने हैं, वो उसमें ईरान ने अपनी, जिसे कहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत लेवरेज जो है उसका जिक्र भी कर दिया। ये दोनों फरीक जो है अच्छा, अपनी एक कुव्वत का इम्तिहान ले रहे हैं अफसार साहब, क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ ये ठीक, अपना हुर्मुज का मामला नहीं है, ये असल में दबाव भी है कि भाई आपने चूंकि मेज पे बैठ के बातचीत करनी है तो ये आपको पता लगे कि मेरे पास भी कुछ पत्ते हैं ठीक जो मैं है, इस्तेमाल। दबाव का बहाना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि दबाव का बहाना जो ईरान ने किया है कि दबाव डालना है, तो क्या ये मुनासिब था कि कतर जो एक सालिस है और जो मेज़बान था इस्लामाबाद एमओयू जब साइन हुआ उसमें बर्गनस्टॉक में और स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद उन्हीं के जहाज़ पे हमला करना, फिर सऊदी अरब के जहाज़ पे हमला करना, जिसका पाकिस्तान से एक दफ़ाई मुआहिदा है और पाकिस्तान दूसरा सालिस है, कि आपके ख्याल में ईरान जानबूझ के सालिसों को एम्बेरस करवा रहा है, उनकी वैल्यू नहीं कर रहा उनकी एफर्ट्स की, या ये इत्तेफाक है? नहीं, मेरे ख्याल से कतर को तो थोड़ा वो मैसेज भी दे रहा है। और क्योंकि कतर के साथ आपको पता है कि कुछ कभी खुशी कभी गम वाला मामला है। पहले वो, क्योंकि कतर अब एलाई भी रहा है, अमेरिका का है अभी भी, साथ में उसने ये भी किया जिसे कहते हैं ये सालिसी का रोल भी अदा किया, और गैस फील्ड भी मुश्तरका है। कतर ने यूएई वाली लाइन भी छोड़ दी है। तो इस लिहाज से ईरान का बेहतर हुए ताल्लुकात, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हुए। इसलिए कतर को भी वो याद दहानी यही करवा रहे हैं कि देखिए, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है या आप हमारे साथ नहीं इस खत्ते में साथ देंगे, तो फिर आपको उसके मुज़मरात को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है, अगरचे कि पाकिस्तान की भी इसमें एम्बेरसमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी यकीन दहानियां, खुसूसन जो उसकी शिक नंबर 5 है 14 नकाती एमओयू की, वो इसी से मुतल्लिक है कि ईरान ये गुजरगाह क्लियर कर देगा 60 दिनों के लिए, जो पहले जंग से पहले सूरत हाल थी उसको बहाल कर देगा, और उस दौरान में ये तय होगा कि कैसे जहाज वहां से गुजरेंगे, कितने पैसे टोल होगा या नहीं होगा। ये मामला अभी सारे पेंडिंग है, जेर गौर है। ठीक है, तो कतर को यकीनन एम्बैरेस कर रजा रहा है साहब, वो। चले कतर को तो एम्बेरस कर ही रहा है, इतनी तो चले बात तय हो गई। तो बताइए कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत सपोर्ट थी ईरान की, और लेकिन हालिया दिनों में मैंने देखा है
सोशल मीडिया की मैं बात करूं, ज़ाहिर है मैंने खुद जाके सर्वे तो नहीं किया, वही लोग जो ईरान की सपोर्ट कर रहे थे गैर मशरूत तौर पे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं ईरान की इंटेंशंस अब, और भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतनी कोशिश की, पाकिस्तान की लीडरशिप ने एक मुल्क के तौर पे सब तरह से, इसके बावजूद भी और पाकिस्तान को चाहिए कि अब इनको एक दफ़ा लड़ लेने दें अगर ये बाज नहीं आते, और यहाँ पे अपने घर के अंदरूनी हालात को ठीक करने पे फोकस करे। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए या दोनों तरफ ही अभी तवज्जो रखनी चाहिए? देखिए अफसार साहब, इससे तो कोई जिसे कहते हैं कोई दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल की तरफ अशद तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अशद ज़रूरत है तवज्जो देने की, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं मईशत के, दहशत गर्दी के, ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह से केपी में भी दोबारा हम देख रहे हैं कि टीटीपी और ये अफगानिस्तान से जो सपोर्ट मिल रही है उसका बंदोबस्त करना तो अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हमारी लीडरशिप का सारी तवज्जो जो है वो बाहर रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको नजरअंदाज कर दें, क्योंकि जो कुछ ईरान में होगा, इस खित्ते में होगा, वो बराह रास्त सबसे पहले हम पर उसका असर होगा, चाहे वो तेल की कीमतें हों, चाहे वो बीएलए का मसला हो, चाहे वो ये जो दरअंदाजी होती है पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते से, वो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अहम बात है। और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के अंदर ये लोग जो ज़्यादा नाकिदीन वो पंजाबी में कहते हैं बुड़ बुड़ कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनसे हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान को इतनी कामयाबी इंटरनेशनल स्टेज पे मिली है, और पहली बार ये कितनी सालों के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो इतना बेहतर हुआ है अफसार साहब कि हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद होना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं ऐसे लोग जो कि हर वक्त मनफी बातें, यासियत और कनूतियत फैलाते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम को, फील्ड मार्शल को, इसलिए कि उन्होंने सालिसी कर दिया। बताइए कि दुनिया में मीडिएशन करना को भी गुनाह अगर कोई समझेगा तो फिर क्या ही किया जाए ऐसे दिमागों का। लेकिन उनकी इस बात में तक मैं इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के रोजमर्रा के मसाइल के ऊपर भी तवज्जो दीजिए। जी बहुत शुक्रिया रज़ा, बात करने का वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का, और हमारा आज का एडिटोरियल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बारे में। उरूसुल बिलाद जिसे कहा जाता था किसी वक्त, उरूसुल बिलाद का मतलब शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो, शहरों की दुल्हन। और उसमें एक सर्वे हर साल होता है इन शहरों का। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का इदारा है जो रिपोर्ट बनाता है मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे। उसने एक रिपोर्ट बनाई है दुनिया के शहरों में जो सबसे बेहतरीन है और जो सबसे बदतरीन है रहने के लिए, रहायशियों के लिए, और उसमें कराची का जिक्र भी है। पाकिस्तान से सिर्फ कराची का जिक्र है, और कराची 173 शहरों की उन्होंने जो लिस्ट बनाई है 173 ऊपर से लेकर नीचे तक, कराची उस पर 170वें नंबर पर है नीचे सबसे। आप सोच रहे हैं, और कराची से नीचे जो शहर है सिर्फ 3 है पूरी दुनिया में। एक है ढाका बांग्लादेश का, लिबिया का शहर त्रिपोली, और शाम का शहर दमिश्क, क्योंकि दमिश्क में भी जंग चल रही है और लिबिया में भी जंग चल रही है। आप जहाँ तक आप सोचें, एल्जियर्स है अल्जीरिया का शहर, लागोस नाइजीरिया का शहर, पोर्ट मॉर्सबी पापुआ न्यू गिनी का शहर, काइव यूक्रेन 4 साल से जंग का शिकार है, हरारे जिम्बाब्वे, तेहरान जंग लगी हुई ईरान, ये तमाम शहर कराची शहर से बेहतर है रहाइश के लिए। और उन्होंने जो ये चीज़ें ली हैं उसमें लोगों का रहन सहन कैसा है, और वहाँ पे जो दर्जाबंदी की गई है, तिब्बी सहूलियात किस तरह की मुयसर हैं, तालीम के मौक़े कितने हैं, इस्तेहकाम कितना है उस शहर की इकॉनमी में और ज़िंदगी में और पॉलिटिकल कल्चर में, और कल्चर कैसा है उस शहर का, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और माहौलियात इन्वायरमेंट कैसा है। इन चीज़ों को सामने रख के उन्होंने ये पूरी एक तरतीब दी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कराची का नंबर 170वां, और सबसे जो अच्छा शहर है दुनिया का वो है डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन, फिर वियना है, मेलबर्न है और सिडनी। ज़्यूरिख और जिनीवा 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दर्जाबंदियों में कराची इतना नीचे क्यों है, हालांकि दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले 71%
अफराद इस कराची शहर की ख़राब तर सिक्योरिटी सूरत हाल से परेशान हैं और 42% ने कहा कि ये दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जा रही है सिक्योरिटी, और 50% के लिए बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। लोग क्राइम की बात कर रहे हैं, सिर्फ कोई सेहत की, हेल्थ की, इन्वायरमेंट की भी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात शहरी भी नहीं कर रहे। वो भी इतना मायूस हो गए हैं, वो कहते हैं सिर्फ अमन व अमान ही आ जाए तो काफ़ी है हमारे लिए। तो ये आंखें खुलनी चाहिए इस रिपोर्ट से हमारे शहर चलाने वालों की, देखते हैं खुलती हैं कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही। खुदाफिज एंड गुड नाइट।